नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है। आज हम इन्फ्लेशन का टॉपिक तैयार करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है। जैसे आपने इन्फ्लेशन सुना होगा, इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं हम मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं हम इन्फ्लेशन को? मुद्रास्फीति। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो डॉलर की वैल्यू है, ये लगातार घट रही है। देखिए इस तरीके से ये गायब हो रहा है। यानी टाइम के साथ जो आपके पास जो भी इन हैंड कैश है या जो मनी है, डॉलर हो सकता है, रुपया हो सकता है, येन हो सकता है, समय के साथ उसकी वैल्यू घट जाती है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। भाई जैसे समझिए, आप के पास जो लिमिटेड पैसा था, सन 2000 ईस्वी में आप इतना सामान खरीद पा रहे थे, तो 2010 में आप उन सेम रुपयों से इतना ही सामान खरीद पाएंगे। सन 2018 में आप और कम रुपया खरीद पाएंगे, और आज सन 2024 में आप और कम सामान खरीद पाएंगे। समझ रहे हैं? यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, आपके रुपए की वैल्यू घट रही है। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो आप सेम रुपीज में पहले पा रहे थे, अब उनके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और जब उनके प्राइजेस बढ़ गए तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो टोटल मार्केट में घट गई। ठीक है, आइए अगले उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप सपोज करिए 3 किलो प्याज। ठीक, 3 किलो प्याज पहले कभी मान लीजिए 150 रुपए की आती थी। ठीक, और 1 साल बाद उन्हीं सेम 150 रुपए की कितनी प्याज आ रही है? 2 किलो प्याज आ रही है। तो भाई यानी 1 किलो प्याज जो पहले 50 रुपीज की पड़ रही है, 50 रुपीज की, अब 1 किलो प्याज 75 रुपए की आपको पड़ रही है। यानी आपको सेम मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी आपके जो पास रुपया है उसकी वैल्यू घटेगी। इन्फ्लेशन क्या करता है? आपकी जो मनी की जो पावर है, परचेजिंग पावर है, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर देता है। सही है, और इसी को हम कहते हैं, जैसे आपने एक जनरल टर्म सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, महंगाई। सही है, अब आगे समझते हैं कितने तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। एक काफी डिमांड में रहता है इन्फ्लेशन, जो एग्जाम में पूछा जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो तो क्या असर पड़ता है। जैसे उससे पहले आपने एक रूल शायद सब लोगों ने सुना होगा, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम। यानी जिस चीज की, मान लीजिए अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भाई किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कब बढ़ेगी? भाई या तो उसकी सप्लाई घट जाए, भाई यानी किसी भी चीज की अगर स्कैरिसिटी हो जाएगी तभी उसकी डिमांड बढ़ेगी, अचानक से कुछ सेंटीमेंट क्रिएट हो जाए तब उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपको डिमांड कम करनी है, कैसे करोगे? या तो आप सप्लाई बढ़ा दो, है ना, या आप सप्लाई बढ़ा दो। सप्लाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या किसी और मेथड से आप डिमांड को कंट्रोल कर लीजिए। तो हम इन्फ्लेशन के टाइप्स देखते हैं, क्या क्या टाइप है। जैसे पहला टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम सामान का पीछा कर रहा हो। भाई जैसे कोविड 19, जब कोरोना वायरस आया था, तो उस टाइम पे लोगों ने दुकानों पे बहुत महंगा सामान देना शुरू कर दिया था, तो हमारे पास जो रुपया था उसकी वैल्यू अचानक से घट गई थी। सेम ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में के बाद कई सारे देशों में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ऐसा देखने को मिला, जहां बहुत सारा पैसा से बहुत कम चीजें देखने को मिल रही थी, क्योंकि चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो रुपए की वैल्यू अपने आप ही घट जाएगी। ठीक है, अगला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी आप, भाई जैसे मान लीजिए कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है, कोई भी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे बनाने में कई सारी चीज लगेंगी। भाई रॉ मटेरियल्स लगेगा, प्लस भाई रॉ मटेरियल लगेगा और उसमें कई सारे अदर इनपुट्स लगेंगे। भाई जैसे वेज हो गई, कैपिटल हो गई, इंटरेस्ट हो गया, जो है ना, तो इस तरीके से कई सारी चीज लगेंगी। अब जब मान लीजिए अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाए,
आप जिस रुपए पे मतलब जिस इंटरेस्ट पे आप बैंक से कैपिटल उधार लेते थे, अगर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो ये इनपुट बढ़ गया, और जब इनपुट बढ़ जाएंगे और रॉ मटेरियल की मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी ही पड़ेगी। ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि भाई बिजनेसमैन क्या करेगा, लास्ट में ये सारी चीज किसको ट्रांसफर कर देगा, कस्टमर को सारी चीजें ट्रांसफर कर देगा। इस चीज को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसे इसे इस चीज से समझते हैं हम। जैसे एक और टर्म होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। क्या होता है ये? अभी जैसे मैंने आपको एक रूल बताया था डिमांड एंड सप्लाई का, यानी किसी भी चीज की अगर डिमांड मार्केट में बढ़ रही है तो उससे क्या असर पड़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो भाई जब डिमांड बढ़ रही है और मुझे डिमांड को कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज के प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है भाई, जब आप प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो प्राइस इंक्रीज करने के बाद लोग बैंक्स वगैरह के पास जाएंगे। ठीक है, और बढ़ते हुए प्राइसेस देखते हुए जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो भी अपनी फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना चाहेगा उस बढ़े हुए प्रॉफिट को लेने के लिए, तो वो बैंक से क्रेडिट लेके अपनी फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन करेगा। और जब फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, और जो लोग पहले से काम कर रहे थे वो तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहेंगे। और जब ये सारी चीज होगी तो फिर से जब प्राइस बढ़ेगा तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक वर्चुअस स्पाइरल है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में ऑयल लगता रहता है और सारी चीजें अच्छी अच्छी चलती हैं। इसे कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। दूसरा है डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसमें गलत असर पड़ता है। गलत असर किस तरीके से? भाई मान लीजिए किसी भी तरीके की सिचुएशन में अगर मान लीजिए डिमांड घट रही है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड घट रही है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? भाई ऐसी कंडीशन में चीजों के रेट अपने आप घट जाएंगे कि भाई चलो लोग ज्यादा बड़े प्राइसों पे नहीं ले रहे, शायद रेट घट जाएंगे तो लोग ले लें। ठीक है, इस तरीके जैसे ऑफर दी जाती है 50% 80% ऑफ, इस तरीके से लोगों को छूट दी जाती है, यानी प्राइस घट गया। और जब प्राइस घट गया तो डेट मीन्स भाई लोगों पे पैसे नहीं है, तो यानी लोग जो ईएमआई वगैरह भर रहे हैं उस पे डिफॉल्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही जो बिजनेसमैन है भाई वो भी कहां से देगा, वो भी कस्टमर से पैसा आएगा तभी ना देगा। तो वहां डेट डिफॉल्ट यानी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और हो सकता है अगर ज्यादा ये चीजें होती रही, रिसेशन आ गया, तो वो कंपनी या वो बैंक हो जाए, और जब बैंक हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों को निकालना पड़ेगा, उनकी तनख्वाह में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब इतनी सारी चीजें करोगे तो फिर से उन लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा और फिर से डिमांड घटेगी। तो ये जो बीसीएस स्पाइरल है ये पूरी अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन अच्छा है, बशर्ते इन्फ्लेशन 1 डिजिट इन्फ्लेशन हो। ऐसा ना हो कि अचानक से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाए, बट थोड़ी सी महंगाई अच्छी होती है। ठीक, यह भी हमने ये दो चीज समझ ली, और ये दो इन्फ्लेशन समझ ली। आइए अब बारी बारी से इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप्स हम देखते हैं। जैसे एक और टाइप है करेंसी इन्फ्लेशन। भाई आप सोचिए अगर मार्केट में अचानक से बहुत ज्यादा रुपया आ जाए और भाई चीजों की सप्लाई ना बढ़े या चीजों का प्रोडक्शन ना बढ़े, तो क्या होगा? भाई उसी चीज के आपको प्राइस ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे आप सोचो हाइपोथेटिकली सिचुएशन, अगर पूरी दुनिया के खेत खाली 2 किलोग्राम ही प्याज उगाए, है ना, और भाई मान लीजिए हमारे पास 2 करोड़ रुपीज आ जाए, तो भले पहले 1 किलो प्याज भले 100 रुपए की मिल रही थी, और सबको ये प्याज चाहिए 2 किलो प्याज, और हम पे 2 करोड़ रुपीज आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप प्याज के ही रेट बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ज्यादा सप्लाई होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे ज्यादा सामान आ जाएगा। ज्यादा सामान तभी आएगा जब आप सप्लाई बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये होता है करेंसी इन्फ्लेशन, ज्यादा पैसा आ जाता है। अगला है क्रेडिट इन्फ्लेशन, यानी अगर बैंक लिबरल हो अपने लैंडिंग में, मतलब बैंक उधार देने में आसानी से बैंक उधार दे दे। भाई जब बैंक आसानी से उधार दे देगी, कम इंटरेस्ट रेट पे दे देगी, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा, और जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, और
उसके बस बनस्पत चीजों का प्रोडक्शन हुआ नहीं है। तो जब चीजों का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो जो परचेजिंग पावर है पैसे की वो घट जाएगी। इस चीज को क्या कहेंगे हम? क्रेडिट इन्फ्लेशन। अगला क्या है? डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन? भाई जब कभी केंद्र सरकार के पास डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट बजट क्या चीज है आइए समझ। डेफिसिट बजट होता है तो सरकार क्या क्या करती है भाई? डेफिसिट बजट यानी वित्तीय घाटा। जब सरकार का खर्चा उसकी आय से ज्यादा हो जाए तो उसको सरकार किस तरीके से कंप्लीट करेगी भाई? या तो सरकार उधार लेगी या वो ज्यादा नोटों को छाप देगी। आप दोनों ही चीजों में सोचो, आप उधार लो या नोटों को छाप दो, पैसों की सप्लाई बढ़ गई। और जब पैसों की सप्लाई बढ़ जाएगी और चीजें उतनी की उतनी है, भाई जो मैंने प्याज वाला एग्जांपल बताया था, भाई चीजें उतनी की उतनी है, तो क्या होगा? आपके रुपए की वैल्यू अपने आप ही घट जाएगी। ठीक है, तो यानी जब भी डेफिसिट बजट होगा, यानी जब भी डेफिसिट बजट होगा तो ऐसा नहीं है कि चीजों की वैल्यू घटेगी, नहीं, चीजों की वैल्यू अपने आप ही, मतलब जो प्राइस है उसकी वैल्यू अपने आप ही घट जाएगी। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ, ये प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, कभी कभी कुछ बिजनेसमैन एक ग्रुप बना लेते हैं कि अब हमें प्रॉफिट कमाना है, और अपने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो एक छत्र राज करते हैं और उस चीज का रेट डिसाइड कर देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। इससे भी मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। हायर प्राइस फॉर एक्सेस प्रॉफिट, जैसे कार्टेल बना लेंगे, किसी चीज पे मोनोपोलीज कर लेंगे, या कुछ लोग मिलके ऐसा कर लेते हैं। ये ज्यादातर देखने को मिलता है ऑयल के एरिया में। ठीक है, जैसे मान लो ओपेक कंट्रीज है, उनने ऑयल का रेट डिसाइड कर दिया कि भैया हम तो इस रेट पे ही आपको देंगे। तो एक बार उनने उसका रेट डिसाइड कर दिया तो अब सबको मजबूरन उसी रेट पे सामान लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्कैरसिटी इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोविड के पीरियड में और वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में चीजें के रेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि लोग नेसेसरी चीजों को लेने के लिए सारे लोग अचानक से आ गए थे। तो भाई चीजों की कमी पड़ जाएगी, और जब कमी पड़ेगी तो भाई ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोग होर्डिंग करेंगे और प्रोडक्शन में भी लॉस आ जाएगा। ठीक है, जब ऐसी एक्सीजेंसीज होंगी तो आपके रुपए की वैल्यू वहां भी घट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कम चीजों के पीछे भागेंगे। टू मच मनी फॉलो द टू फ्यू गुड्स। ठीक है, तो वहां भी ये फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। अगला है टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, यानी अगर सरकार किसी चीज पे टैक्स बढ़ा दे तब भी इन्फ्लेशन आ सकता है। भाई मान लीजिए जैसे कोई किसी बिस्किट का पैकेट है जो कल तक 10 रुपीज का आ रहा था, और सरकार क्या करे, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपीज बढ़ा दे, तो जो पैकेट का जो प्राइस हो गया सेम पैकेट का, वो 12 रुपए ही हो गया। ठीक है, तो 12 रुपए कौन इसको देगा? कस्टमर। कैसे, किस तरीके से बढ़ा? इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ने इस पे बढ़ दिया। ये ज्यादातर हमको देखने पे मिलता है जो खराब गुड्स हैं, जस्ट लाइक सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल्स, उन पे टैक्स सरकार बढ़ा के उन चीजों के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। राइट, तो उसे कहते हैं हम टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अच्छा, कभी कभी एक और चीज देखने को मिलती है, जैसे भारत में हम लोग देखते हैं, हम लोग ज्यादा प्राइस को लेके कॉन्शियस है, तो भारत में रेदर देन प्राइस बढ़ाने के वो लोग क्वांटिटी छोटी कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो पार्ले जी जो बिस्किट आता था उसके केस में, शुरू में 5 रुपए का काफी बड़ा पैकेट आता था, धीरे धीरे प्राइस तो 5 रुपए ही रहे, बट उसमें पार्ले जी के बिस्किट कम हो गए, वो भी टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन के अंदर ही आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्राइस वेज स्पाइरल, वो अब उसका एप्लीकेशन होगा। जैसे बुलेटिन इन्फ्लेशन, ये क्या होता है भाई? ऐसे मैंने बताया था, अगर जैसे मजदूर की अगर आप मजदूरी बढ़ा दोगे, तो जब आप मजदूरी बढ़ा दोगे तो बिजनेसमैन तो अपना सेम प्रॉफिट चाहेगा या उससे ज्यादा बढ़ाना चाहेगा, तो वो इस ज्यादा बढ़ी हुई मजदूरी को किस पे लगाएगा? उसके प्राइस पे एड ऑन कर देगा। और जैसे ही वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसका वहन कौन करेगा? कस्टमर। तो इस चीज को क्या कहते हैं? बुलेटिन इन्फ्लेशन। यानी अगर किसी भी एम्प्लॉय की अगर सैलरी या वेज बढ़ेगी, वो रेप्लिकेट होगी जो उसे कस्टमर ले रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं हम बुलेटिन इन्फ्लेशन। अगला
टाइप है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कुछ टाइम के लिए सरकार ने कंट्रोल करके दबा लिया। लेकिन अगर आपने किसी चीज को कंट्रोल करके दबा लिया तो जब आप कंट्रोल हटाओगे तो अचानक से वो चीज देखने को मिलेगी। जैसे जब युद्ध होते हैं और या आपातकाल जैसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, जैसे खाने की चीजें, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल, ऐसी चीजों पर सरकार प्राइस कंट्रोल कर देती है कि भाई पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आप इनके प्राइस बढ़ा नहीं सकते। सेम कुछ चीजों के लिए सरकार राशनिंग सिस्टम भी कर सकती है कि हाँ भैया इन चीजों पे राशनिंग है। मतलब जैसे राशन नहीं थे भारत में, फेयर शॉप्स होती हैं, राशन की दुकान के 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं, चीनी, सब्जियां, प्याज, तो वहां सरकार राशनिंग वाला सिस्टम कर देती है। लेकिन जैसे ही ये वॉर खत्म होता है, सरकार राशन वाला चीजें खत्म करती है, तो होता क्या है, अचानक से इन चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अगला इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें देखने को मिलता है स्टैगफ्लेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? बहुत बड़ा फिनोमेना है जो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज और इवन डेवलप्ड कंट्री अब इनसे अफेक्ट हो रही हैं। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है बशर्ते वो 1 डिजिट के अंदर रहे। अभी मैंने बताया था ना कुछ देर पहले, आप वीडियो को पीछे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या होता है, यहां इन्फ्लेशन हाई होता है, मे बी 2 डिजिट हो सकता है, पर उसके साथ साथ भाई जब इन्फ्लेशन हाई है तो जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा, तो फैक्ट्री एक्सपेंशन करना चाहेगा। लेकिन जब अचानक से चीजों का प्राइस एक कंट्रोल से ज्यादा बाहर हो जाता है तो वो वेट करता है चीजों को स्टेबलाइज्ड होने का। ऐसी कंडीशन में या तो वो जो उसके पास मजदूर होते हैं या तो वो उनका ले ऑफ करता है, या पुराने मजदूर जो नए मजदूर है उनको वो भरता नहीं। यानी दोनों ही कंडीशन में बेरोजगारी की समस्या रहती ही रहती है। और जब बिजनेसमैन वेट ऑन वॉच के मूड में रहता है और विदेशी भाई, और ऐसे टाइम पे जब एक्सपेंशन नहीं होगा तो विदेशी जो कंपनियां है या विदेशी पैसा है एफपीआई या एफडीआई के रूप में, वो लोग भी चीजें छोड़ के भागते हैं, तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि चीजों के प्राइस थोड़े कम हो जाए। यानी स्टैगफ्लेशन में क्या है, इन्फ्लेशन हाई रहेगा पर साथ के साथ बेरोजगारी भी रहेगी, और तो इन दोनों का असर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ये एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी का सिंबल है स्टैगफ्लेशन। इस चीज को ज्यादातर सरकारें किसी ना किसी तरीके से अवॉइड करती हैं। आगे हम बहुत सारे टॉपिक समझेंगे जब हम इकोनॉमिक्स की और क्लासेस आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हम एक और टॉपिक देखते हैं, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या है भाई? स्क्यूफ्लेशन कुछ नहीं है, स्क्यूफ्लेशन में ये है कुछ चीजों में इन्फ्लेशन जैसा पूरी इकोनॉमी में चल रहा है वैसा ही चलेगा, पर कुछ ज्यादातर चीजों में वैसा ही चलेगा, पर कुछ स्पेशल चीजों में इन्फ्लेशन, जो जनरल इन्फ्लेशन देश में चल रहा है, मान लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके अलावा उससे कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे भारत में मान लीजिए सारी चीजों के प्राइस सेम चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ मौसम में टमाटर और प्याज के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, स्क्यूफ्लेशन। कुछ कंडीशन में कभी कभी दाल के प्राइसेस भी हमें बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और हम इन्फ्लेशन का नाम सुनते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? ऐसे नाम से क्लियर है, हेडलाइन यानी न्यूज़पेपर में जो हम ज्यादा हेडिंग में हो, हेडलाइन इन्फ्लेशन। खैर मोटा मोटा ये कि इसमें इन्फ्लेशन का जो पूरी अर्थव्यवस्था में पूरा सीन चल रहा है वो पता लगता है। किससे हम इसे निकालते हैं? एक तो निकालते हैं सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो हमारा कंज्यूमर है उसको कितना लग रहा है। दूसरा जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके एंगल से कितना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में। कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? ये हेडलाइन इन्फ्लेशन तो है ही जो ओवरऑल इकोनॉमी में चल रहा है, उसके अलावा जो फूड में इन्फ्लेशन है भाई, खाने की चीजों में, और एनर्जी गुड्स में जो इन्फ्लेशन है, ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, इनके आप इन्फ्लेशन को काट दो तो जो बाकी बचा वो कोर इन्फ्लेशन है। क्योंकि भाई भारत की देखिए आप अर्थव्यवस्था में देखिए,
कृषि हमारी मानसून पर डिपेंड करती है, ठीक है, और प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, फूड को आप हटा दो और एनर्जी गुड्स को उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो हमारी अर्थव्यवस्था का मूल बचा उसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, राइट। अब एक और है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी ऐसा इन्फ्लेशन जो अर्थव्यवस्था की जैसी प्रकृति है उसी आधार पर है, उसे अगर आपको चेंज करना है तो आपको इकोनॉमिक सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे बारी बारी से समझते हैं। इंक्रीज इन एमएसपी फॉर व्हीट एंड राइस नॉट इन पल्सेस। भाई जैसे अगर आप गेहूं और चावल का जब सरकार एमएसपी बढ़ा देती है तो किसान खुद से उन चीजों को उगाता है, जब खुद से उन चीजों को उगाएगा तो क्या होगा भाई, उनकी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा होगी। जब किसी चीज की सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा होगी तो एक लिमिट से ज्यादा आप उनके प्राइस नहीं बढ़ा सकते। प्राइस किसके बढ़ेंगे, जब सप्लाई कम होगी। किस तरीके से भाई, जैसे मान लीजिए अगर इंक्रीज आपने व्हीट और राइस की कर दी, गेहूं और चावल में आपने एमएसपी बढ़ा दी, तो दाल के लिए एरिया कम बचा। दाल के लिए जब एरिया कम बचा तो दाल की स्कैरसिटी होगी, तो इन्फ्लेशन किस में आएगा, दाल में आएगा, इन्फ्लेशन इन पल्सेस। सेकेंड एपीएमसी, यानी जो मंडियां होती हैं, गेहूं मंडी, अनाज मंडी जिन्हें कहते हैं, उसमें अभी तक रिफॉर्म्स नहीं हो पाई हैं। उसमें पॉलिटिक्स चलती है। ज्यादातर लोग जैसे चार छह जो क्या कहते हैं उन्हें, पक्के आड़ती और कच्चे आड़ती आपस में कार्टेल यानी ग्रुप बना लेते हैं कि हाँ हम किसान से इसी रेट पे उसके सामान को उठाएंगे, और जब आप इस तरीके से कर देंगे तो जो किसान है उसको इस अपने सामान का प्रॉपर रेट नहीं मिल पाएगा। और अभी तक ये चीजों पर एपीएमसी में कोई रिफॉर्म नहीं हो पाए हैं। अभी तक जितना भी किसान सामान उगाएगा उसे मंडी में ही बेचना पड़ेगा, उनको एक पार्टिकुलर कमीशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहां रिफॉर्म्स की गुंजाइश है। ये भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के अंदर आती है, क्योंकि जब वो ग्रुप बना लेंगे और किसी चीज के प्राइस सेट कर देंगे तो उसी प्राइस से वो किसान से लेंगे और खुद चाहे किसी भी रेट पे वो बेचे। दूसरा होर्डिंग, भाई ये लोग उस चीज को स्टॉक कर लेते हैं उस चीज का, और जब उस चीज के प्राइस बढ़ते हैं तब उसे मार्केट में निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अचानक से महंगाई बढ़ने का। अब एक और आप उदाहरण समझिए, कोविड के पीरियड में क्या हुआ, तो दुनिया भर में ऑयल के प्राइस घटे थे, लेकिन भारत में ऑयल के प्राइस यानी कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, वो प्राइस भारत में नहीं महसूस कर पाए थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लगातार उस पर टैक्स बढ़ाया था, क्योंकि गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन की पावर कम हो गई थी कोविड के पीरियड में। और आप, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स बढ़ाया था, इसलिए क्या हुआ, लोगों को जो तेल में जो कच्चा तेल है उसमें जो रेट घटा, कॉमन कंज्यूमर को पता ही नहीं लगा। जैसे आप समझिए, हमें 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिला, तो मान लीजिए जो पेट्रोल पहले 70 का आता था तो कोविड के टाइम पे वो 30 का हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर 70 रुपए टैक्स लगा के हमसे कमाया। अब जैसे जैसे मान लीजिए उसका रेट कोविड के बाद का रेट ही तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने टैक्स की रेट कम करी है 30, ठीक है। तो हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि क्या सीन चल रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। सो थैंक यू गाइज, यहां तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और सॉरी अभी तक मैं प्रॉपर क्लासे नहीं डाल रहा था, पर आगे से मैं अपने क्लासे कंटिन्यू रखूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।